हेलो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ मैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और खूब अच्छे से आपकी जो है तैयारी जो है चल रही होगी। अ, आज जो है हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए हैं, जो हमारे आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस है उसके ऊपर। तो अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है, स्क्रीन आपको मेरी विजिबल है, तो एक बार चैट में फटाफट बता दीजिए सो दैट हम आज का सेशन जो है बिना देरी के स्टार्ट कर सकें। वेरी गुड इवनिंग आपको भी विशाल कुमार जी। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। चलिए, तो मुझे लगता है फिर ठीक है। थैंक यू यादव जी, आपने भी कंफर्मेशन दे दिया है, तो आई एम अज्यूमिंग सबको स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ भी आ रही है। चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोसीड करते हैं, पहले भी आपको तो पता ही होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, चैट में फटाफट आंसर दीजिएगा। वेदर यू नो इट और नॉट, आप जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको नहीं भी पता होगा तो देन वी विल गेट टू नो द आंसर। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो इट इज सेइंग कि कैश फ्लो स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड एज पर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 15। विपिन जी ने जवाब दिया है, कह रहे हैं बी। राजेश जी कह रहे हैं डी। विशाल कुमार जी कह रहे हैं सी। रोहित जी का भी कहना है सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, विच इज AS9। और यादव जी का कहना है बी। बाकी लोगों को क्या लगता है फटाफट बताइएगा, 10 से 15 सेकंड का टाइम लेके चलते हैं आपके जवाब देने के लिए। कुसुम जी कह रही हैं बी, विच इज ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। बाकी लोग भी बताइए, आपको क्या लगता है। चलिए, मिक्स्ड आंसर्स हैं, कुछ बी कुछ सी। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है प्रिपेयर करने चाहिए, तो विच मेक्स बी द करेक्ट आंसर। तो वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बोल रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS आर नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इन ऑप्शंस में से किन पर CFS जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होता, लागू नहीं होता, ये आपको बताना है। कमर्शियल बैंक्स ए ऑप्शन, बी है RRB, सी है फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, या फिर डी प्राइवेट सेक्टर बैंक। इनमें से किस पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल नहीं होते। चलिए, कुछ साथी कह रहे हैं बी, RRB इस पे नहीं होते। विपिन जी कह रहे हैं सी। विशाल जी, पंकज जी का भी कहना है सी, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया पर नहीं होते हैं लागू। बाकी लोग भी फटाफट बताइए, क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। चलिए सी। और कुछ जवाब है बी, कुछ जवाब है सी। 5 सेकेंड और देते हैं, और बाकी लोग भी बताइए क्या 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 लगता है आपको, व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। देख लेते हैं यहाँ पे सही जवाब जो है हमारा क्या है। तो करेक्ट आंसर है बी, RRBs। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट RRBs पर लागू नहीं होते, विच मेक्स बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर RRB इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। CFS मस्ट बी सबमिटेड टू RBI डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन विद इन डैश डे ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। कितने दिनों के अंदर CFS को RBI के सुपरविजन डिपार्टमेंट में सबमिट करना रहता है एनुअल अकाउंट्स के पब्लिकेशन के बाद। तो फर्स्ट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 45 डेज। ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन कह रहे हैं आप। चलिए, बाकी लोग भी बताइए क्या लगता है आपको, कितने टाइम के अंदर जो है ये करना जरूरी है। चलिए,
हमारे पास बी आंसर आप लोग कह रहे हैं 3 मंथ्स। कुछ आंसर हमारे पास एक आध आंसर ए के लिए भी है 3 मंथ्स। मोस्टली आप लोग कह रहे हैं 3 मंथ्स। चलिए लेट्स सी दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पे बोल रहे हैं 1 मंथ है। आ, मैं एक बार इसको और क्रॉस चेक कर लेती हूँ डॉक्यूमेंट में। कभी कभी क्या होता है कि आंसर इधर उधर भी हो जाते हैं। बट आई थिंक ये सही है, 1 मंथ ही होना चाहिए। बट फॉर योर मैं एक बार और देख लेती हूँ इसको। वैसे यहाँ पे 1 मंथ इज द करेक्ट आंसर। ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। CFS शुड बी सबमिटेड विद इन 1 मंथ ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। तो 1 महीने के अंदर जो है सबमिट करना रहता है। यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। अ पेरेंट बैंक मस्ट कंसोलिडेट ऑल सब्सिडरीज एक्सेप्ट व्हेन। जो एक पेरेंट बैंक है उसको सारी जो है सब्सिडरीज को कंसोलिडेट करना पड़ता है। कब? एक्सेप्ट व्हेन, कौन सी कंडीशन के अलावा? अगर वो फॉरेन है या फिर वो ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अगर परमिट एक्सक्लूजन रहता है तब। सी कह रहे हैं इफ दे आर स्मॉल, डी कह रहे हैं इफ इट इज अ जॉइंट वेंचर। चलिए बी विशाल जी कह रहे हैं और मिस्टर श्रीवास्तव से डी ऑप्शन शायद। बी एंड बी। अभी आप सभी लोग कह रहे हैं बी के साथ जाना चाहेंगे। चलिए बाकी लोगों को क्या लगता है फटाफट बता दीजिए, 5 सेकेंड और वेट करते हैं। चलिए यहाँ पे चलिए लगा देते हैं बी को ताला, विच इज एब्सोल्युटली राइट। पेरेंट बैंक को कंसोलिडेट करनी पड़ती है सारी सब्सिडरीज एक्सेप्ट जब ICAI-AS ने एक्सक्लूजन परमिट किया हो, उसके अलावा करना पड़ता है। चलिए वेरी वेल डन, फुल मार्क्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इंटर ब्रांच क्रेडिट एंट्रीज ओल्डर देन 5 years मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ए ऑप्शन, बी सस्पेंस अकाउंट, सी ब्लॉक्ड अकाउंट या डी कॉन्ट्रा अकाउंट। जो भी इंटर ब्रांच क्रेडिट एंट्री जो 5 साल से पुरानी है उनको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है? बी डी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं। यज्ञराम जी, यादव जी, पंकज जी का कहना है बी। बाकी यज्ञराम जी का कहना है डी। गैलेक्सी नाम से जुड़े हैं कह रहे हैं डी। ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। चलिए मिक्स्ड आंसर्स है हमारे पास। बाकी लोगों को भी बताइए क्या लगता है आपको, ऐसी एंट्रीज को कहाँ जो है ट्रांसफर करना पड़ता है? इंटर ब्रांच अगर क्रेडिट एंट्री 5 साल से पुरानी हो, 5 साल से ज्यादा, तो कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है? देख लेते हैं यहाँ पे सही जवाब जो क्या है। हमारा करेक्ट आंसर इज सी विच इज ब्लॉक्ड अकाउंट। अगर कुछ 5 साल से पुरानी इंटर ब्रांच क्रेडिट एंट्रीज हैं तो वो ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं, विच मेक्स सी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। बोल रहे हैं ब्लॉक्ड अकाउंट बैलेंस आर कंसिडर्ड फॉर विच स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ब्लॉक्ड अकाउंट का जो बैलेंस है वो कौन सी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए कंसिडर किया जाता है? ओनली CRR, ओनली SLR, बोथ CRR एंड SLR, या फिर नीदर ए और बी? बी एंड डी ऑप्शन कह रहे हैं, ठीक है। बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। बी मतलब कि ओनली SLR और डी ऑप्शन माने कि दोनों में से कोई भी नहीं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही जवाब जो है हमारा क्या है। करेक्ट आंसर इज सी विच इज बोथ CRR और SLR।
यहाँ पे जो है ब्लॉक्ड अकाउंट के बैलेंसेस दोनों ही ऑप्शंस को जो है कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे बोथ CRR एंड SLR इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी कहा आप भी सही है, बट यहाँ पे बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर इंटर ब्रांच अकाउंट नेट डेबिट अंडर ऑल कैटेगरीज मस्ट हैव प्रोविजन ऑफ 50%, 25%, 100% या फिर 10%। इंटर ब्रांच अकाउंट में नेट डेबिट सारे ही कैटेगरीज के में प्रोविजन कितने परसेंट का होना चाहिए, क्या आपको बताना है? बताइए क्या लगता है आपको? मस्ट हैव प्रोविजन ऑफ व्हाट परसेंटेज? कितने परसेंट का प्रोविजन होना ही चाहिए? ए एंड सी, बी ऑप्शन भी किसी ने, आप में से किसी ने कहा है, और डी ऑप्शन भी देख रही हूँ मैं चैट में। चलिए देख लेते हैं सही आंसर जो है क्या है हमारा। करेक्ट आंसर इज सी, 100%। तो अगर इंटर ब्रांच अकाउंट की बात करें, नेट डेबिट सारी कैटेगरीज में प्रोविजन उनके पास 100% का होना चाहिए, विच मेक्स सी द करेक्ट आंसर, जैसे कि आप में से कई साथियों ने भी कहा था। तो वेरी वेल डन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन नॉस्ट्रो अकाउंट्स unreconciled debit entries outstanding for more than 2 years require no action, 50% provision, 100% provision या transfer to income। अगर नॉस्ट्रो अकाउंट है और अनरिकॉन्साइल्ड डेबिट है, तो आउटस्टैंडिंग 2 साल से अगर ज्यादा है तो उसमें क्या प्रोविजन लगता है या नहीं लगता, या फिर ट्रांसफर टू इनकम होता है, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, कुछ साथी से भी बी ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन भी देख रही हूँ मैं, बट मेजोरिटी सेइंग कि सी शुड बी द करेक्ट आंसर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर 2 साल से ऊपर का है अनरिकॉन्साइल्ड डेबिट एंट्रीज, तो यहाँ पर 100% का प्रोविजन जो है रहता है, विच मेक्स सी द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। को लेंडिंग डायरेक्शन 2026 में अप्लाई टू विच एंटिटीज? बैंक्स एंड एनबीएफसीज, HFCs, बैंक्स ओनली, एनबीएफसीज ओनली, या फिर ओनली SFBs एंड RRBs? सी आप लोग कह रहे मेजोरिटी आप सभी लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। कुछ लोगों ने कहा बी, और सी में से भी सही हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ए इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि मोस्ट ऑफ आप लोगों ने जवाब दिया। यहाँ पे को लेंडिंग डायरेक्शंस जो है वो बैंक्स, एनबीएफसीज और HFCs, इन सभी पे ही अप्लाई होते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट कह रहे हैं मिनिमम रिटेंशन पर लोन अंडर अ को लेंडिंग अरेंजमेंट इज? मिनिमम रिटेंशन क्या है ये आपको बताना है पर लोन। 5%, 10%, 15% या फिर 20%? मिनिमम रिटेंशन क्या है पर लोन? ए, बी। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 10%। चलिए विशाल जी का भी कहना है बी, बाकी लोगों को क्या लगता है फटाफट बताइए।
चलिए, यहाँ पे जैसे कि मेजोरिटी आप लोगों ने कहा बी इज द करेक्ट आंसर। 10% का मिनिमम रिटेंशन पर लोन होना चाहिए अंडर CLA, विच मेक्स बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं द ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट इन CLA इज। ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट क्या होता है CLA में? हाईएस्ट रेट ऑफ RES, एवरेज एवरेज ऑफ बेस रेट्स, वेटेड एवरेज ऑन फंडिंग शेयर, या फिर नेगोशिएटेड बाय बायर। परिधि जी ने फटाफट आंसर दिया है सी। प्रवेश जी, विशाल जी का भी अग्री है सी ऑप्शन से। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं सी। देख लेते हैं सी जो है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है हमारा। तो फुल मार्क्स टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे तो ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट जो है वो है वेटेड एवरेज बेस्ड ऑन फंडिंग शेयर, जैसे कि आप लोगों ने कहा। तो वेरी वेल डन। नेक्स्ट बोल रहे हाउ सून मस्ट द पार्टनर री रिकॉर्ड इट्स लोन शेयर आफ्टर डिसबर्समेंट। कितने जल्दी कर सकते हैं कोई पार्टनर री रिकॉर्ड कर सकते हैं उनका लोन शेयर? 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, या 24 आवर्स? सी ऑप्शन के साथ मेजोरिटी जा रहे हैं, कह रहे हैं 1 मंथ। बाकी लोग कुछ ए ऑप्शन और डी ऑप्शन भी देख रही हूँ मैं। चलिए चेक कर लेते हैं सही जवाब जो क्या है। करेक्ट आंसर जो है बी है। 15 दिन के अंदर जो है जो पार्टनर है वो री रिकॉर्ड अपना लोन शेयर कर सकते हैं आफ्टर डिसबर्समेंट। तो यहाँ पर जो है बी इज द करेक्ट आंसर। तो 15 दिन जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अ गारंटी मस्ट बी ऑल एक्सेप्ट। एक गारंटी इन सब में से सब कुछ हो सकती है एक्सेप्ट व्हाट? ठीक है, आई विल चेक। 12th क्वेश्चन में नोट कर लेती हूँ, मैं चेक कर लूंगी एक बार और। आप लोग कह रहे हैं तो बाकी तब तक आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बी एंड सी आप लोग कह रहे हैं। अ गारंटी मस्ट बी ऑल एक्सेप्ट इरेवोकेबल, अनकंडीशनल, इनकन्वर्टेबल, या फिर निगोशिएबल। डी एंड सी। चलिए देख लेते हैं। करेक्ट आंसर जो है हमारा डी है। बोल रहे हैं गारंटी इरिवोकेबल भी हो सकती है, सॉरी, अनकंडीशनल हो सकती है, इनकन्वर्टेबल हो सकती है, बट नेगोशिएबल नहीं हो सकती, विच मेक्स डी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोल रहे हैं फॉर UCBs, RRBs, LABs, S STCBs, NCCBs, total outstanding guarantee shall not exceed 1% of total assets, 2% of total assets, 5%, या फिर 10% of total assets। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही जवाब जो क्या है। C D B आप लोगों ने कहा। करेक्ट आंसर है सी।
ये इन सबका जो टोटल आउटस्टैंडिंग गारंटी है वो 5% ऑफ टोटल एसेट से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, विच मेक सी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं, व्हाट इज द कैप ऑन अनसिक्योर्ड गारंटीज फॉर दीज एंटिटीज। इन्हीं एंटिटीज की बात कर रहे हैं, यूसीबीज, आरआरबीज। इनके लिए बोल रहे हैं, व्हाट इज द कैप ऑन अनसिक्योर्ड गारंटीज। अनसिक्योर्ड गारंटीज के ऊपर क्या कैप, क्या कितना परसेंट कैप रहता है ये बताना है आपको। 1%, 1.25, 5% या 0.5%। चलिए, ए, बी और सी, डी सारे ही ऑप्शंस आप लोगों ने जवाब दिए हैं। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब जो है वो है बी, विच इज 1.25% ऑफ असेट्स। तो कैप ऑन अनसिक्योर्ड गारंटीज है यहाँ पे 1.25% ऑफ एसेट्स। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द फिफ्थ cohorts of RBI regulatory sandbox introduced in 2023 October was based on which theme? काफी पुराना क्वेश्चन है, बट अगर आपको पता हो तो आप गैस कर सकते हैं। आ, कौन 2003 की बात कर रहे हैं, 2023 की, कि कौन से थीम पर बेस्ड था? अगर आपको याद है तो बताइएगा। एमएसएमई लैंडिंग, रिटेल पेमेंट, न्यूट्रल थीम या फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। चलिए, सी, डी यहाँ पे सही जवाब जो है सी, जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने कहा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच एंटिटी वॉज शॉर्ट लिस्टेड अंडर द फिफ्थ कोहर्ट फॉर टेस्टिंग ब्लॉकचेन इनेबल्ड डीप टियर फाइनेंसिंग सोल्यूशन? कौन सी एंटिटी शॉर्ट लिस्ट हुई थी? बताना है आपको। एनपीसीआई इंटरनेशनल, फोन पे फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडियन बैंक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या पेयू फाइनेंस। देख लेते हैं। सही जवाब जो है सी है, जैसे कि आप में से कई सारे लोगों ने कहा। जो IBDIC है वो शॉर्टलिस्ट हुई थी फॉर द फिफ्थ कोहर्ट फॉर टेस्टिंग अ ब्लॉकचेन इनेबल्ड डीप टियर फाइनेंसिंग सोल्यूशन। तो वेरी वेल डन। नेक्स्ट बोल रहे हैं, विच टेक्नोलॉजी अंडरलाइज IBDIC's डीप टियर MSME फाइनेंशियल सोल्यूशन? ये तो सेम ही क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा ट्विस्टेड है, फटाफट बता दीजिए। तो जैसे कि आ, जैसे कि आप लोगों ने सभी ने गैस, मतलब सही जवाब बताया। सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। एक ब्लॉकचेन बेस्ड डीप टियर फाइनेंशियल सॉल्यूशन है, तो विच मेक्स सी द करेक्ट आंसर हियर। So from April 25, theme neutral application of the sandbox are accepted through। अप्रैल 25 से जो भी थीम न्यूट्रल एप्लीकेशन है सैंडबॉक्स की, वो कौन से पोर्टल के थ्रू एक्सेप्टेबल है? COFT पोर्टल, प्रवाह पोर्टल, उद्गम उद्गम पोर्टल या NSFR पोर्टल। C एंड B ऑप्शंस आप लोग कह रहे हैं।
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही जवाब जो क्या है हमारा। बी और डी आप लोग मोस्टली जवाब दे रहे हैं। बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, जैसे कि आपने कहा थ्रू प्रवाह पोर्टल जो है थीम न्यूट्रल एप्लीकेशंस सैंडबॉक्स में एक्सेप्ट की जाएगी, तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट बोल रहे हैं आरबीआई ट्रांजिशन ऑफ सीटीएस टू कंटिन्यूअस क्लियरिंग बिगिंस फ्रॉम विच डेट फॉर फेज वन। आरबीआई का जो ट्रांजिशन है सीटीएस का, जिसमें फेज वन जो है वो कौन सी डेट से स्टार्ट होगा, हो होगा या हो चुका है? जनवरी 3 26, अक्टूबर 4 25, अप्रैल 1 2025 या फिर दिसंबर 1 2025। सभी लोग कह रहे हैं रॉकेट स्पीड से कि बी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए जब सभी कह रहे हैं बी के साथ जाएंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। इट हैज बीन स्टार्टेड। फेज वन जो है अक्टूबर 4 2025 से स्टार्ट हो गया है, तो वेरी वेल डन। नेक्स्ट बोल रहे हैं इन फेज टू ऑफ सीटीएस चेक एक्सपायरी टाइम विल बी T+1 आवर, T+3 क्लियर आवर्स, एंड ऑफ द डे या फिर मिडनाइट। प्रीति जी शेयर कर रहे हैं कि जनवरी 3 2026 में फेज टू स्टार्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, विच इज T+3 क्लियर आवर्स। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही जवाब जो है हमारा बी है, जैसे कि मेजोरिटी आप लोगों ने कहा। फेज टू ऑफ सीटीएस में चेक एक्सपायरी टाइम विल बी T+3 होगा, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोल रहे हैं अंडर कंटिन्यूअस क्लियरिंग हाउ ऑफन विल सेटलमेंट अकर स्टार्टिंग 11 AM। अगर कंटिन्यूअस क्लियरिंग है तो कितने ऑफन जो है ये सेटलमेंट होगा अगर 11 बजे से सुबह स्टार्ट होता है तो? एवरी 30 मिनट्स, एवरी 2 आवर्स, एवरी आवर या एंड ऑफ सेशन ओनली? डी ऑप्शन सभी लोग कर रहे हैं मेजोरिटी के साथ कि एवरी आवर होगा ये अंडर कंटिन्यूअस क्लियरिंग। वीरेंद्र जी कह रहे हैं बी एवरी 2 आवर्स। चलिए देख लेते हैं सही जवाब जो है हमारा सी है, जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों ने कहा। यहाँ पर हर एवरी आवर जो होगा ये कंटिन्यूअस क्लियरिंग के अंदर सेटलमेंट अकर होगा स्टार्टिंग 11 AM। वेरी वेल डन। एज पर एससी एंड आरबीआई डायरेक्टिव आरईज मस्ट कंटिन्यू प्रोवाइडिंग व्हाट केवाईसी ऑप्शंस। तो बताना है कि उनको अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव्स क्या केवाईसी ऑप्शन देना जरूरी है। मैंडेटरी वीडियो केवाईसी, डिजिटल ओनली केवाईसी, ऑफलाइन और फिजिकल या नहीं? मतलब इसको कंटिन्यू करना ही है, ऑप्शन में जो दिया है मस्ट कंटिन्यू प्रोवाइडिंग व्हाट केवाईसी ऑप्शन। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट सा है, मतलब कि इसमें मतलब सारे ही ऑप्शन सही भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा उतना डिटेल क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इसमें ये हो सकता है कि आरईज मस्ट कंटिन्यू टू प्रोवाइड फिजिकल और ऑनलाइन केवाईसी फॉर दोज हु आर अनेबल टू कंप्लीट डिजिटल केवाईसी। अगर इसमें कुछ एक आध कंडीशन होती तो मतलब कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता स्पेसिफिकली, बट इन जनरल तो डी इज ऑल्सो करेक्ट, जैसे कि आप लोगों ने कहा बी इज ऑल्सो करेक्ट। दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। तो अगर बोलेंगे कि अगर कोई और स्पेशल कंडीशन ऐड करते तो मे बी जो है सी ऑप्शन यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता। बट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर्स अप टू हाउ मच पर डिपॉजिटर पर बैंक? डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर्स अप टू हाउ मच पर डिपॉजिटर? कितना कवर करता है पर डिपॉजिटर? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख?
चलिए, सभी लोग रॉकेट स्पीड से कह रहे हैं डी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। सभी मेजोरिटी ने जो कहा 5 लाख तक का पर डिपॉजिटर कवर करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाट सॉरी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशहोल्ड फॉर एस आई एफ इज। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशहोल्ड कितना है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 25 लाख? फटाफट बताइए, क्या लगता है आपको कितना थ्रेशहोल्ड है फॉर एस आई एफ? तो यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं ऑप्शंस बी एंड ए एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है 10 लाख। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेश होल्ड इज रुपीज 10 लाख पर इन्वेस्टर। तो यहाँ पर जो है सी इज द करेक्ट आंसर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड एक न्यू एसेट क्लास है जो कि सेबी ने इंट्रोड्यूस करी है, जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टर्स, जो कि फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए एम किया गया है। तो यहाँ पर जो है मिनिमम थ्रेश होल्ड है 10 लाख पर इन्वेस्टर। तो यहाँ पे विच मेक सी द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहे हैं एन एक्टिव ब्रीच अंडर एस आई एफ अकर्स व्हेन। एक्टिव ब्रीच कब होता है? जब एएमसी वॉयलेट करता है सेबी का सर्कुलर, बी इन्वेस्टमेंट फॉल्स बिलो 10 लाख ड्यू टू इन्वेस्टर्स एक्शन, फंड ड्रॉप्स, परफॉर्मेंस ड्रॉप्स 10%, या फिर एनएवी फॉल्स बिलो थ्रेशहोल्ड। ए और बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशहोल्ड की रिक्वायरमेंट को इन्फोर्स करने के लिए सेबी ने एक्टिव ब्रीच का जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो उसमें एन एक्टिव ब्रीच अकर्स व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द कैटेगरीज एंड उसका इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख से नीचे आ जाता है ड्यू टू इन्वेस्टर इनिशिएटेड एक्शन। तो यहाँ पे जो है बी हमारा, जैसे कि आप में से काफी लोगों ने कहा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख से नीचे आ जाए इन्वेस्टर्स के पर्सनल एक्शंस की वजह से, तो एक्टिव ब्रीच जो है एक्टिवेट हो जाता है। अगर ऐसी कोई ब्रीच होती है तो ऑल यूनिट्स हेल्ड बाय द इन्वेस्टर अक्रॉस ऑल इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज शैल बी फ्रोजन फॉर डेबिट। जितने भी उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जितने भी यूनिट है वो सब फ्रोजन हो जाते हैं डेबिट्स के लिए। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। SEBI removed which requirement for NRIs in derivative segments? पैन, डीमैट अकाउंट, सीपी कोड, या फिर एफएटी एफएटीसीए डिक्लेरेशन? सेबी ने क्या रिमूव कर दिया है एनआरआई के लिए डेरिवेटिव सेगमेंट में? सी, सभी लोग कह रहे हैं कस्टोडियल पार्टिसिपेंट कोड, सीपी कोड जो है रिमूव कर दिया है। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बी भी हो सकता है। बाकी पर आप सभी लोग कह रहे हैं सी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। रिसेंटली सेबी ने जो हमारा सीपी कोड है वो एनआरआई के लिए ट्रेडिंग अगर करें डेरिवेटिव सेगमेंट में, तो उनके लिए इसको हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोल रहे हैं मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायर्ड फॉर एस एफ बी कन्वर्जन टू यूनिवर्सल बैंक इज 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, या 1500 करोड़? मिनिमम नेट वर्थ क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायर्ड है, ये बताना है आपको।
अगर कोई एस एफ बी को यूनिवर्सल बैंक में हमें चेंज करना है तो कितना आ, हमारे पास मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल यूनिवर्सल बैंक बनाना हो तो? सी 1000 करोड़, बी ऑप्शन भी कह रहे हैं विशाल जी एंड वीरेंद्र जी। चलिए बाकी लोग को क्या लगता है फटाफट बताइए। ओम प्रकाश जी, प्रवेश जी कह रहे हैं बी ऑप्शन, 500 करोड़ होना चाहिए मिनिमम नेटवर्थ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सही जवाब जो क्या है। सही आंसर जो है वो है 1000 करोड़, सी। मिनिमम 1000 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। कोई कुछ कह रहा है कोई क्या? कुछ कह रहा है क्या? आई थिंक आई आपका किसी का थिंक माइक ओपन है। माइक तो मुझे मेरी आवाज मुझे मेरी दोबारा चेक कर लीजिए किसका चेक माइक। परी जी आपका माइक बंद कर लीजिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया। आरबीआई प्रपोजल मैंडेट्स बैंक्स टू सेटल डेथ क्लेम्स विद इन 15 डेज। जैसे कि आप लोग जवाब दे ही रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई का प्रपोजल है कि डेथ क्लेम्स को विद इन 15 डेज के अंदर हमें सेटल करना ही है। नेक्स्ट बोल रहे हैं डिले इन डिपॉजिट अकाउंट क्लेम सेटलमेंट अट्रैक्ट्स कंपनसेशन ऑफ बैंक रेट +2%, बैंक रेट +4% या MCLR +2%। बताइएगा अगर डिले हो जाती है डिपॉजिट अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट में तो कितना कंपनसेशन जो है वो अट्रैक्ट करता है। सभी लोग कह रहे हैं रॉकेट स्पीड से कि बी ऑप्शन के साथ जाएंगे विच इज बैंक रेट +2%। बाकी लोगों को क्या लगता है फटाफट बताइएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे सही जवाब जो हमारा क्या है। करेक्ट आंसर जो है बी नहीं है हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर विच इज बैंक रेट +4%। अगर डिले हो जाती है डिपॉजिट इसमें, अगर इन केस of delays attributable to bank, compensation shall be paid to the claimant in the form of interest at the rate not less than prevailing bank rate +4% per annum। तो यहाँ पर जो है 2 नहीं 4% है, बैंक रेट +4% विच इज सी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन दिस केस बैंक रेट +4% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोल रहे हैं पेनल्टी फॉर डिले इन लॉकर क्लेम सेटलमेंट इज। अगर लॉकर क्लेम सेटलमेंट में डिले हो जाता है तो कितना पेनल्टी है? 500 पर डे, 1000 पर डे, 3000 पर डे या फिर 5000 पर डे? परिधि जी ने फटाफट रॉकेट स्पीड से बोला है डी ऑप्शन विच इज 5000 पर डे। बाकी लोग भी बता दीजिए क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। डी 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 मेजोरिटी सभी लोग कह रहे हैं डी पे लगा दीजिए ताला विच इज करेक्ट। अगर डिले हो जाती है लॉकर क्लेम सेटलमेंट में तो 5000 पर डे का पेनल्टी जो है वो लगता है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज अंडर द बिल में लीड टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। अगर कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस दे रहा है तो कितने साल का जेल उसको हो सकता है ये आपको बताना है। सभी लोग कह रहे हैं 3 साल विच इज सी ऑप्शन। एक आज कुछ साथी कह रहे हैं बी ऑप्शन भी हो सकता है विच इज 2 ईयर्स। बाकी लोग भी बताइएगा क्या लगता है आपको, व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। चलिए सभी कह रहे हैं सी। तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस केस में कम से कम 3 साल अप टू 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट या फिर जेल जो है हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं विच बैंक कंट्रीब्यूटेड टू द हाईएस्ट शेयर टू द टोटल पीएसबी प्रॉफिट इन Q1 FY26। कौन से बैंक ने इनमें से हाईएस्ट शेयर किया है? बताइएगा, गेस भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सही जवाब जो है हमारा, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, सी, एसबीआई ने हाईएस्ट शेयर कंट्रीब्यूट किया है टू द टोटल पीएसबी प्रॉफिट इन Q1। तो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहे हैं द पीएम स्वनिधि स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू विच ईयर, कौन से साल तक एक्सटेंड कर दी गई है? 26, 27, 28 या 2030? चलिए फटाफट आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन, विच इज 2030। कुसुम जी, ओम प्रकाश जी, प्रवेश जी, देवेंद्र जी, सभी कह रहे हैं डी, विच इज अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट। फुल मार्क्स टू ऑल ऑफ यू। जो पीएम स्वनिधि स्कीम है उसको 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए, वेरी वेल डन। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस बचे हैं। व्हाट इज द एनहांस्ड फर्स्ट लोन ट्रांच अंडर द रिवैम्प्ड पीएम स्वनिधि स्कीम? जो हमारा फर्स्ट लोन का जो है कितना बढ़ा दिया गया ट्रांच, ये आपको बताना है। 10,000, 12,000, 15,000 या फिर 20,000? तो सभी लोग कह रहे हैं, मेजोरिटी इज सेइंग सी ऑप्शन, विच इज 15,000। भारती जी कह रहे हैं ए, बाकी सभी साथी कह रहे हैं कि लेट्स गो विद सी ऑप्शन। तो चलिए सी को लगा देते हैं ताला, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 15,000 तक का 15,000 तक एनहांस कर दिया गया है फर्स्ट लोन ट्रांच को। तो वेरी वेल डन, फुल मार्क्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट कह रहे हैं सीआईसीज मस्ट पब्लिश विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ लोन अमाउंट 10 लाख एंड अबव, 25 लाख एंड अबव, 50 लाख एंड अबव या फिर डी ऑप्शन इज 1 करोड़ एंड अबव? चलिए जवाब दे रहे हैं आप लोग, कह रहे हैं कुछ साथी कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं डी। बी ऑप्शन, कुमार जी, अभिषेक जी, प्रवेश जी, श्रीवास्तव जी, काफी सारे लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन। देवेंद्र जी कह रहे हैं ए, लक्ष्मी जी का कहना है सी। थोड़े से मिक्स्ड आंसर्स हैं, बट मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं सही जवाब क्या है। करेक्ट आंसर इज बी। अगर 25 लाख और उससे अबव का विलफुल डिफॉल्टर है तो सीआईसीज को पब्लिश करना पड़ेगा। सॉरी। नेक्स्ट बोल रहे हैं एज पर HC गाइडलाइंस एक्शंस अंडर सेक्शन 14 मस्ट बी completed within। तो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सेक्शन 14 के अंदर जो भी एक्शंस होते हैं उन्हें कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा? तो ये सेक्शन जो 14 है वो इस बारे में है, एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 14 जो है इस सरफेसी एक्ट के बारे में बोल रहे हैं कि अगर सरफेसी एक्ट के अंदर क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है ये, इसलिए इट इज टॉकिंग अबाउट सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट के अंदर हाई कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, उसको कितने दिनों के अंदर जो है एक्शंस कंप्लीट होने चाहिए। 10 डेज, 15 से 30 डेज, 30 to 60 डेज या 90 डेज? तो यहाँ पर डी एंड सी दो ऑप्शन आप लोग जवाब दे रहे हैं चैट में। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे सही जवाब जो है वो है सी, जैसे कि आप में से मोस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने जवाब दिया। 30 से 60 डेज के विद इन अंडर सेक्शन 14 ऑफ सरफेसी एक्ट जो है एक्शंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपको बताना है इंडिया का प्रोजेक्टेड इंटरेस्ट पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 क्या है? 9 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 12.76 ट्रिलियन या फिर 15 ट्रिलियन? प्रोजेक्टेड इंटरेस्ट पेमेंट फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए क्या है? गैस कर सकते हैं। चलिए सी, सी आप में से कुछ साथी कह रहे हैं सी, अभिषेक जी का कहना है डी। बाकी लोग भी बता दीजिए क्या लगता है आपको। चलिए यहाँ पे जो है हमारा सही जवाब जो है सी है, विच इज 12.76। 12.76 ट्रिलियन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं क्या इंडिया डेट टू जीडीपी रेशियो इज टारगेटेड टू बी रिड्यूस्ड बाय 2031? कितना कितना परसेंट से रिड्यूस हो जाएगा ये आपको बताना है। 40%, 45%, 50% या फिर 55%? ओम प्रकाश जी कह रहे हैं बी, परिधि जी का भी कहना है बी,
प्रवेश जी का भी कहना है बी। ठीक है। बाकी लोग कुछ साथी कह रहे हैं ए हो सकता है, श्रीवास्तव जी कह रहे हैं ए, कुमार जी कह रहे हैं सी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सही जवाब जो है क्या है हमारा। मिक्स्ड आंसर्स हैं जी, बी और सी और ए में। चलिए करेक्ट आंसर जो है वो है सी। इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशो का टारगेट है कि रिड्यूस हो जाएगा बाय 50% 2031 तक। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई गेस लास्ट स्लाइड हमारा 40th क्वेश्चन उसमें नहीं है, बट हाँ यही आज के कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप जो है आपके लिए हेल्प, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और सेशन जो है आपको मजा आया होगा। तो आज के इस कोड के साथ जो है आज का सेशन एंड करेंगे। आपका नेक्स्ट सेशन रहेगा इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग पॉलिसी के ऊपर यूपीजीबी की। तो आज का कोड पढ़ लेते हैं, और आपका कुछ अगर सजेशन है या फीडबैक है तो आप चैट में बता सकते हैं। नहीं तो फिर इसी नोट पे आज का सेशन जो है एंड करेंगे आफ्टर दिस कोट। कह रहे हैं नेवर से नेवर बिकॉज लिमिट्स लाइक फियर आर ऑफन जस्ट इल्यूजन्स। तो हमें कभी भी वी शुड नेवर से नेवर किसी भी चीज के लिए, क्योंकि सिर्फ इल्यूजन हो सकते हैं, जो भी हमारे डर हैं वो सिर्फ एक भ्रम हो सकते हैं। तो इसी कोट के साथ ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और खूब अच्छे से आपके प्रमोशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए, और सब जो है आपका जो भी गोल्स हैं आप वो सभी कुछ अचीव करिए। थैंक यू सो मच प्रवेश जी। तो आप आपका ज्यादा वक्त नहीं लेती हूँ, अब नेक्स्ट सेशन के लिए आप जुड़ जाइएगा, विच इज फॉर यूपीजीबी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग पॉलिसी के ऊपर रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।